उमेश जी ने बीटेक किया, लेकिन बीटेक के बाद भी जानकारी इतनी नहीं होती है कि सीजीएल जैसा कोई एग्जाम होता है। घर वालों का रिस्पांस था कि चलो कोई नहीं, अब नहीं हुआ है तो बेटा आगे क्या करना है, दोबारा देना है या फिर वापस प्राइवेट जॉब में जाना है। जो आपने 2017 का एग्जाम दिया उसका रिजल्ट क्या रहा? मैंने फुल टाइम अपना सिर्फ इस एग्ज़ाम को दिया था और 2017 का एसएससी सीजीएल में मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 66। तो आप उनके लिए कुछ मोटिवेशनल बताएं कि कैसे वो बच्चा सोच सकता है कि मैं भी एक इंस्पेक्टर बन सकता हूँ। रिवीजन मैंने सर बहुत करी। मैंने 10 बुक्स के पीछे नहीं भागा, मैंने एक बुक को पढ़ा बट उसको 10 बार पढ़ा। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है केजीएस पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही मेहनती, बहुत ही होनहार और एक अधिकारी जो अपने बारे में कुछ बताएंगे। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं उमेश जी का। थैंक यू सर। उमेश जी वो शख्सियत हैं जो लगातार पढ़ाई से जुड़े हुए हैं और लगातार सिलेक्शन भी ले रहे हैं, और इस समय ये एक सरकारी जॉब पर हैं, एक अधिकारी के रूप में हैं। और सबसे पहले हम पूछ लेते हैं उमेश जी से कि ये किस शहर के हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, किसी बड़े शहर के हैं, किसी छोटे शहर के हैं। तो उमेश जी बताएं, आप अपने बारे में शुरुआत करें अपनी जर्नी का। सर मैं यूपी के एक शहर है हापुड़, मैं उसके पास से हूँ और मैंने अपनी स्टडीज़ दिल्ली में ही करी है। मैंने दिल्ली के सरकारी स्कूल से पढ़ाई करी है और उसके बाद सरकारी कॉलेज से मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। बहुत अच्छा। सरकारी स्कूल, दिल्ली के सरकारी स्कूल आपने देखा होगा काफ़ी समय से फेमस हैं, और सरकारी स्कूलों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है दिल्ली के। तो आपसे मैं अगला क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपने कब विचार बनाया कि सीजीएल की तैयारी करनी है, या आपने जब बीटेक किया तो बीटेक के बाद आप किसी दूसरी जॉब में गए, कैसे मतलब? सर मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद 2 साल प्राइवेट जॉब करी थी, तो उसी दौरान मुझे मेरे एक मित्र ने बताया था कि एसएससी सीजीएल का एक एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू हमें जॉब्स मिलती हैं। तो जब मैंने जॉब्स के बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि जॉब्स भी अच्छी हैं, और जब मैंने एग्ज़ाम पैटर्न को थोड़ा सा स्टडी करा तो लगा कि हाँ, थोड़ी सी मेहनत करके मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ। ठीक है। तो प्यार बच्चे, आप देख रहे हैं कि उमेश जी ने बीटेक किया, लेकिन बीटेक के बाद भी जानकारी इतनी नहीं होती है कि सीजीएल जैसा कोई एग्ज़ाम होता है। क्योंकि हमारा टारगेट आता है आपका कि यूपीएससी, हमारा टारगेट आता है पीसीएस, इनके बारे में पता होता है। लेकिन बीटेक के बाद सीजीएल की तैयारी का मुझे लग रहा है काफ़ी कम, क्योंकि आपके साथियों को भी नहीं पता होगा इसके बारे में। जी। तो आजकल ये प्रॉपर गाइडेंस आपको दी जाती है हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, केजीएस के माध्यम से हर एग्ज़ाम की जानकारी आपको मिल जाती है। तो उमेश, ये मतलब एक बेनिफिट है आजकल। जी, लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने इंजीनियरिंग कर ली तो उसके बाद वो तैयारी नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है, वो उसके बाद भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, अगर उस दौरान भी अगर वो प्रिपरेशन में लग जाता है, तब भी उसके लिए एक बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी होती है। और ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर उन बच्चों को थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगा सही टाइम पर ही, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा और वो सही टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर बिल्कुल सकते बिल्कुल। हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको भी पता होता है बीटेक फर्स्ट ईयर में, तो जी निश्चित बिल्कुल, रूप से आपको 2 साल नहीं लगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं फर्स्ट ईयर में ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका होता। यस यस। और लेकिन ये बताइएगा उमेश जी कि जैसे प्राइवेट जॉब से सरकारी जॉब पे जाते हैं हम, तो एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है कि जॉब छोड़ें ना छोड़ें, ये हमारे सबके मन में आता है। ठीक है, क्योंकि मैं भी रैंक कर रहा हूँ आईआईटी में, 97 रैंक रही है मेरी भी। तो हमारे पास ना घर वालों का प्रेशर रहता है कि आप प्राइवेट जॉब से सरकारी जॉब में क्यों जा रहे हैं, सरकारी जॉब में इतना प्रेशर रहता है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया ये बातें, या घर वालों ने आपको बोला नहीं? इस मामले में तो घर वालों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था। जैसे मेरे बड़े भाई हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, तो उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया कि अगर तुझे इसके लिए तैयारी करनी है तो तू कर सकता है। तो इसके लिए मैंने फिर जॉब छोड़ी, तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई नहीं, तू, हमें तुझ पर भरोसा है, तू पढ़ाई कर, फाइनेंशियल अभी प्रॉब्लम मत ले, इसकी टेंशन मत ले, और फिलहाल तो अभी पढ़ाई पे फोकस कर। तो उन्होंने जो मुझे मोटिवेशन दिया, तो फिर मुझे लगा कि हाँ, अगर उन्होंने मुझे टाइम दिया है तो मेरी तरफ से ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने पूरे एफर्ट्स इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगाऊं। देखा, ये विश्वास है, ये बड़े भाई का विश्वास है जिस पर ये खरे उतरे। आप में से जो बच्चे जिनको बड़े भाई मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं और वो बच्चे पढ़ाई ना करके इधर उधर की बातों में लगे रहते हैं, तो उनके गाल पर एक ये तमाचा है कि वो सही डायरेक्शन में मेहनत करें,
तो उमेश जी, ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे भी और हमारे छात्रों को भी बहुत अच्छी लगी होगी। अगली एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जो सीजीएल की तैयारी आपने की आपका, तो शुरुआत कैसे कैसे की? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो जब मुझे मेरे मित्र ने बताया कि सीजीएल का एग्ज़ाम की तैयारी करी जा सकती है, जब मैंने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो आपको जैसा पता ही है कि मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा नहीं पता था और इस एग्ज़ाम के बारे में भी नहीं पता था। तो मैंने सबसे पहले सिलेबस को देखा। सिलेबस देखने के बाद मुझे पता तो चल गया कि अच्छा, ये सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ के जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी। बट इनको प्रिपरेशन करनी कहाँ से और कैसे करनी है, उसकी मुझे गाइडेंस नहीं थी। तो मैंने सबसे पहले 2016 में एग्ज़ाम दिया था, जो इस सही गाइडेंस ना होने की वजह से मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। 2016 में नहीं हो पाया आपका? तो उस समय आप थोड़े हताश हुए होंगे, क्योंकि जब सिलेक्शन नहीं होता है और घर वालों का भरोसा बहुत होता है आपके ऊपर कि इस बार हमारा बच्चा सिलेक्शन निकाल लेगा, क्योंकि आपने इससे पहले भी सरकारी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने बीटेक किया है, तो निश्चित रूप से वो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा। तो फिर घर वालों का क्या रेस्पॉन्स था? क्योंकि हमारे बच्चे पूछना चाहते हैं घर वालों का रेस्पॉन्स। घर वालों का रिस्पांस था कि चलो कोई नहीं, अब नहीं हुआ है तो बेटा आगे क्या करना है, दोबारा देना है या फिर वापस प्राइवेट जॉब में जाना है। तो मैंने कहा एक बार पूरी प्रिपरेशन के साथ एक बार एग्ज़ाम दे के देखना है, रिज़ल्ट जो भी रहे अपनी तरफ से मेहनत पूरी करनी है। तो मैंने फिर अपनी जॉब क्विट करके, जॉब छोड़ने के बाद मैंने फिर वापस अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और इस बार मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की हेल्प ली। तो मेरा ये मानना है कि ज़रूरी है कि आपको एक सही गाइडेंस मिले। कई बार आपको पता नहीं होता है कि आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो इतने हमारे एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, वो ये बात समझते हैं कि सामने वाले को इस डायरेक्शन में इसको ऐसे गाइडेंस देने की ज़रूरत है, और अगर हम उसको डिलीजेंटली फॉलो करें, पूरे दिल से फॉलो करें, तो वो हमारे लिए हमारी सिलेक्शन जर्नी को बहुत आसान बना सकता है। हाँ, ये तो होता है, क्योंकि हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के साथ। हम पैटर्न देखते हैं कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन जा रहा है, कहाँ कहाँ से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप खुद से मेहनत करते हैं तो फिर आपको काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है और समय आपके पास इतना होता नहीं है, घर वालों का प्रेशर स्टार्ट हो जाता है। तो कोचिंग जो इस समय आपको पता ही है, अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, और उस समय भी आपने ऑनलाइन का हेल्प लिया आपने उस समय? जी, एक्चुअली इसमें 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? अगर आप सिर्फ सिलेबस क्या नहीं पढ़ना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है? इम्पोर्टेंट है। अगर हम सिर्फ सिलेबस देख के अगर हम प्रिपरेशन करेंगे, तो हम ऐसी चीज़ें पढ़ लेंगे जो कि आज के पैटर्न में, आजकल एग्ज़ाम्स में नहीं पूछी जा रही हैं। हम उसमें अपना बहुत टाइम वेस्ट कर देंगे। ये चीज़ें हमारे लिए, जैसा आपने कहा सर, कि टीचर्स ये सारी चीज़ें हमारे लिए फ़िल्टर करके रखते हैं, तो इससे हमारा बहुत टाइम बच जाता है। और स्पेशली वो बच्चे जो ऑलरेडी जॉब में रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए वैसे भी टाइम कम होता है। तो वो अगर इस गाइडेंस के अंडर पढ़ाई करेंगे, तो वो कम समय में बहुत कुछ कवर कर सकते हैं और वो काफ़ी आगे तक प्रिपरेशन में जा सकते हैं। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ उमेश जी, कि जो आपने 2017 का एग्ज़ाम दिया उसका रिजल्ट क्या रहा? बच्चे ये सोच रहे होंगे 2017 का रिजल्ट क्या रहा आपका? जी, मैंने सितंबर 2016 में जॉब क्विट कर दी थी और उसके बाद मैंने 17 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो मैंने फुल टाइम अपना सिर्फ इस एग्ज़ाम को दिया था और 2017 का एसएससी सीजीएल में मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 66। ऑल इंडिया रैंक 66। आप देख रहे हैं 1 साल का समर्पण और आपकी ऑल इंडिया रैंक 66। क्या मिला आपको? मैं उस वक्त इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना इनकम था। टैक्स इंस्पेक्टर। फिर मतलब कहाँ पर मिला इनकम टैक्स इंस्पेक्टर? मुझे इनकम टैक्स की जॉब के लिए मैंने प्रायोरिटी तो दिल्ली भरी थी, बट मैं गुजरात गया था। मैं गुजरात में भी खुश रहता अगर मेरा एग्ज़ाम के थ्रू मेरी जॉब अगर पहले लग जाती। मेरी एक जॉब लगी थी 4 साल बाद 2021 में। अगर मेरी एग्ज़ाम जॉब उसी वक्त लग जाती तो शायद मैं दोबारा 2018 का एसएससी सीजीएल ना देता, क्योंकि कोई और बच्चा फिर आराम से अपनी सीट लेता। बट जब मेरा रिज़ल्ट नहीं आया था तो मैंने ऑलरेडी बीच में और दूसरे एग्ज़ाम दे दिए थे। तो इस वजह से फिर मुझे 2018 में फिर मुझे जीएसटी में दिल्ली में एज एन इंस्पेक्टर की जॉब मिली थी। दिल्ली में जीएसटी इंस्पेक्टर 2018 में। फिर मतलब कहना क्या चाहता हूँ मैं उमेश, आप मुझे बताना कि अगर एक बार आप तैयारी कर लेते हैं और तैयारी सही तरीके से करते हैं तो आप हर बार सिलेक्शन निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि मैंने जब 2017 में मेहनत की थी तो मैंने इतनी मेहनत कर ली थी कि 2018 के लिए मुझे बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ी थी। शायद मैं मुश्किल से 1 या 2 हफ्ते ही पढ़ा होऊंगा प्रीलिम्स फर्स्ट ईयर 1 से पहले। तो ये मेरी उस मेहनत का नतीजा है कि जो एक बार की मेहनत की वजह से मैं दोबारा सिलेक्शन ले लिया।
तो मेरा ये मानना है कि मेहनत एक बार ही करो तो बट अच्छे से दिल लगा के अच्छे से करनी एक बार चाहिए। एक बार अपने आप को अच्छे से, कहते हैं आपका जैसे खान सर कहता है ना, एक बार अपने को आपको अच्छे से रगड़ दो, बस एक बार रगड़ दो अपने आप को और फिर देखो आप क्या निखार आएगा। कपड़े को भी रगड़ देते हैं, उसमें भी निखार आ जाता है। आप तो इंसान हैं, तो आप में भी निखार आएगा निश्चित रूप से। सर इसका फ़ायदा भी है कि अगर आपने एक बार अपने अच्छे से मेहनत कर ली तो जो हम वहाँ लर्न करते हैं, चाहे वो हमारी इंग्लिश ग्रामर पे कमांड हो, चाहे हमारी मैथ्स कैलकुलेशन पे कमांड हो, चाहे हमारी रीजनिंग कितनी अच्छी हो, ये चीज़ें हमें ज़िंदगी में आगे हमारी जॉब में भी बहुत काम आती है। क्योंकि अगर एक ऑफिसर के पास अगर जिसकी इंग्लिश पे कमांड है तो उसका लिखने का तरीका बहुत अच्छा होता है और उसको वो जॉब में वो कभी मात नहीं खाता है। अगर उसकी मैथ्स की कैलकुलेशन अच्छी है तो वो कभी आगे मैथ्स में किसी भी, जैसे मेरी जीएसटी की जॉब में मुझे मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरी मैथ्स अच्छी होने की वजह से फिर मेरी जीएसटी में मुझे प्रॉब्लम नहीं आती है इतनी। तो ये सारी चीज़ें बाद में भी काम आती है। सिर्फ जॉब लेना ही हमारे लिए मेन एम नहीं होता है, हमारे लिए जॉब को अच्छे से करना भी फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। आप देख रहे हैं उमेश की इंग्लिश भी बहुत अच्छी है और सरकारी स्कूल के बच्चे की इंग्लिश इतनी अच्छी, ये आज हमारे साथ में हिंदी में बात कर रहे हैं, वरना ये हमेशा इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश से डरते हैं वो डरना बंद करें। आप एक एग्जाम्पल के रूप में इनको देख सकते हैं। अच्छा उमेश, ये बताइएगा क्या क्या चुनौतियाँ आई आपके पास, मतलब सीजीएल की तैयारी में क्या क्या चुनौतियों का फेस करना पड़ा आपको? सर सबसे पहले जब मैंने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो सबसे पहले मेरे पास तो यही था कि इतना बड़ा सिलेबस है, इतने मैथ्स इतना बड़ा है, ये आई थिंक हमारा पूरा 10th का मैथ्स हमें दोबारा पढ़ना है, फिर इंग्लिश, फिर उसके बाद रीजनिंग, उसके अंदर इतने अलग अलग हमारे टॉपिक्स हैं, फिर जीएस जिसके अंदर इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो उन सबको कवर करना एक सबसे बड़ी चुनौती थी मेरे लिए। बट उन चुनौतियों को मैंने फिर उनको देख के घबराने के बजाय मैंने उनको टुकड़ों में बांटा। अब वो होता है उमेश, जैसे मान लीजिएगा मुझे कहीं जाना है ना, मुझे मान लीजिएगा अमृतसर जाना है, तो जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो दिखता है कि अमृतसर हम यहाँ से आपका 600 किलोमीटर है, लेकिन जैसे ही आप चलना शुरू कर देते हैं तो वो डिस्टेंस कम होती जाती है। और ऐसा ही मैं पढ़ाई में देखता हूँ कि पहले लगता है कि बहुत वास्ट सिलेबस है, लेकिन जब एक बार आप सिलेबस को कर लेते हैं सिलेबस छोटा लगना शुरू हो जाता है। जी। और जो सिलेबस आप 6 महीने में करते हैं, 8 महीने में करते हैं आपका, वो फिर एक समय ऐसा आता है कि एक दिन में पूरा का पूरा मैथ्स, एक दिन में पूरा का पूरा इंग्लिश आप रिवाइज कर देते हैं। बिल्कुल सर, आप मेरे टीचर रहे हैं, मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि मैंने जब अपनी जर्नी के दौरान कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई करा था तब मैं सर के अंडर ही मैंने इन्वायरमेंट सब्जेक्ट पढ़ा था और वो इन्वायरमेंट मैंने इतने अच्छे से पढ़ा था कि मुझे आज भी वो कंसेप्ट याद हैं। तो उस वक्त एक चीज़ आप कहते थे कि एक एक करके तुम एक एक टॉपिक्स को कवर करते जाओ। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी हमें ऐसे ही पढ़ाते थे और ऐसे ही होता है। एक दिन में हम सारे टॉपिक्स कवर पहले दिन नहीं कर सकते हैं, बट हम जब एक एक टॉपिक करते जाते हैं तो बाय द एंड ऑफ द डे हमारे पास वो टॉपिक क्लियर हो जाता है। उसी तरह जब हम एक महीने बाद देखेंगे तो हम बहुत चीज़ें कवर कर चुके होते हैं और एग्ज़ाम के से कुछ दिनों पहले तक हमारे पास सारी चीज़ें कवर हो चुकी होती हैं। तो डेस्टिनेशन तक हमें कहाँ पहुँचना है, मंजिल तक पहुँचना कहाँ है, वो एक हमें डायरेक्शंस देता है, एक हमें दिशा प्रदान कराता है। किंतु हमें डेली मेहनत करते रहना है बिना डेली ये मेहनत टेंशन करते के। रहेंगे तो आपका जो जर्नी है वो आसान हो जाएगी। और प्यारे बच्चे, मैं आपको बता देता हूँ कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है खान सर ने। खान सर ने जो लाखों लाखों रुपए के कोर्स थे उनको मात्र 1000 रुपीज़ में लाकर रख दिया है। तो ये एक उन बड़े बड़े जो कह सकते हैं आपका जो मोटी फीस लेते थे उनके गाल पे एक तमाचा भी है, और एक आम बच्चा जो गांव का बच्चा है अब आसानी से पढ़ पा रहा है। उमेश, इसमें बताएं आप कुछ। सर मैंने आज की डेट में जो फीस मैं देख रहा हूँ जो खान सर के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, उससे तो मैंने कई गुना ज़्यादा फीस दी थी अपने टाइम में प्रिपरेशन के लिए। ये अपने टाइम में, अब मैं मुझे तो लगता है इंजीनियरिंग में जो हम पढ़ते हैं आपका किताबें 4-5 हज़ार की आ जाती हैं एक एक किताब, अगर आप उसकी ओरिजिनल कॉपी लेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 1000 में सब सिमट जाता है। सारा सिलेबस पढ़ा दिया जाता है, उस प्लस समझा दिया जाता है, उसके बाद रिवीजन भी कराई जाती है, डाउट्स भी क्लियर करे जाते हैं। हाँ, इतना पैटर्न बहुत अच्छा पैटर्न है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं होता था। क्लास में टीचर क्लास लेके चला गया, काम खत्म। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है, सब कुछ कराया जा रहा है। बिल्कुल आपको सर। ने देखा वो सारा का सारा पैटर्न, जो कितना बेहतरीन पैटर्न कर दिया हम लोगों ने। तो और कुछ और बताएं बच्चों को कि कैसे बच्चों को मोटिवेशन मिले, क्योंकि आजकल मोबाइल भी मैंने देखता हूँ बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है और मोबाइल में वो अपना जीवन बना भी सकते हैं, अपना जीवन बर्बाद भी कर सकते हैं।
कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो क्लास को देख रहे हैं, बस वो मोबाइल में ये देखते रहते हैं कि किसका नंबर मिल जाए और अपना टाइम बर्बाद करें। तुम्हारे समय में भी ऐसी चीज़ें होती थी? सर, बाकी स्टूडेंट्स के साथ होती थी, किंतु मैंने ये अपने साथ नहीं होने दिया। देखा, सिलेक्शन जो लेने वाले बच्चे होते हैं वो इन चीज़ों से अलग रहते हैं। मेरा सर, मैंने फ़ोन का इस्तेमाल किया था और सिर्फ पढ़ाई के लिए किया था। जैसे कि इंग्लिश में वोकैबलरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं अपनी सारी वोकैबलरी लिखने के बजाय फ़ोन में सर्च करने के बाद उसका एक स्क्रीनशॉट अपने पास रखता था और खाली बैठे बैठे उनको रिवाइज़ करता रहता था। तो मेरे पास अराउंड 3-4 हज़ार वर्ड्स की एक वोकैबलरी तैयार हो गई थी। मैंने अपने फ़ोन में का इस्तेमाल अगर कभी करा होगा तो सिर्फ फ़ोन उठाने के लिए करा होगा, और या फिर सिर्फ पढ़ने के लिए। हाँ, अभी भी मैं देख रहा हूँ ये 3 घंटे से हमारे साथ हैं, उनका फ़ोन एक बार भी रिंग नहीं किया। हो सकता है संडे का दिन है, इसलिए ऑफिसर छुट्टी पे होता है संडे के दिन। जी, कह सकते हैं। अच्छा, उमेश ये बताइएगा आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आई तैयारी के समय? सर, सबसे पहली चुनौती तो यही थी कि वास्ट सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें। तो मैंने उसको सिलेबस को पहले तो कई टुकड़ों में तोड़ा और एक-एक पार्ट को एक बार में एक हिस्से को पकड़ के उसको अच्छे से कवर किया, और इस तरह से मैंने अपने सारे पार्ट्स कवर किए। साथ ही साथ मैंने एक चीज़ पे हमेशा फोकस रहता था कि मैं रिवीजन ज़रूर करूं। मैं अगर जितना भी पढ़ रहा हूं तो मेरा 60% टाइम, 7% मेरा समय सिर्फ रिवीजन में जाता था। तो रिवीजन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं, रिवीजन हर कोई नहीं करता है। हाँ, मैं बच्चों को बताता हूँ कि जब आप किसी शादी वगैरह में होते हैं और कोई व्यक्ति वहाँ आपको दिखाई दे जाता है और वो एक बार बाहर भी दिखाई देगा मार्केट में, तो उसका चेहरा याद हो जाता है। जी बिल्कुल। ऐसा ही पढ़ाई में होता है। अच्छा, ये बताइएगा किन 3 चीज़ों को विद्यार्थी ध्यान में रखें जो उनके सिलेक्शन में बहुत उपयोगी रहें? किन 3 बातों को ध्यान में रखें आपका कि उनके जीवन में बहुत उपयोगी रहें और सिलेक्शन में बहुत उपयोगी रहें? मेरा मानना है सर, पहली जो चीज़ है वो है आत्मविश्वास। ठीक है। अगर आत्मविश्वास नहीं है कि नहीं तो मुझे लगता नहीं है कि ये जर्नी बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अगर आत्मविश्वास है तो कोई भी चुनौती आएगी, हाँ मुझे पता है मैं करना चाहता हूँ और मैं कर लूँगा, तो फिर सारी चुनौतियों के सॉल्यूशंस भी अपने आप हमारे सामने आ जाते हैं। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँगा तो वो है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। ठीक है, आत्मविश्वास से आप एक बार को तो आप पढ़ने के लिए कुर्सी पर बैठ जाएंगे, बट अगर आप निरंतर कुर्सी पर बैठ के पढ़ते रहेंगे तभी वो अध्याय पूरा होगा, तभी वो टॉपिक पूरा होगा, तभी वो क्वेश्चंस पूरे होंगे। निरंतरता ज़रूरी है। और तीसरी अगर मैं चीज़ कहूँगा तो वो है पुनर्अभ्यास, रिवीज़न। मेरी जर्नी में मैंने सर बहुत करी। मैंने 10 बुक्स के पीछे नहीं भागा, मैंने एक बुक को पढ़ा बट उसको 10 बार पढ़ा। रिवीज़न मैंने बहुत ज़्यादा करी। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं अगर 1 घंटे का कोई टेस्ट देता था तो मुझे उसको रिवाइज़ करने में 2 से 3 घंटे लग जाते थे। तो रिवीज़न सबसे बड़ा की फैक्टर वहाँ फिर लास्ट में रहा। तो ये 3 फैक्टर इम्पोर्टेंट है सर। उमेश जी, ये बताइएगा कितने घंटे पढ़ते थे आप? मतलब कुछ बच्चे काउंट करते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। हमसे भी बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, हम तो कहते हैं कि मतलब जितना आपको अच्छा लगे उतना पढ़ें, लेकिन आप बताइएगा कितने घंटे पढ़ना चाहिए बच्चे को? सर, यहाँ पे मुझे लगता है कि जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ दिन के 3 या 4 घंटे होते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास पूरा दिन अवेलेबल होता है। सिलेक्शन दोनों जगह से होते हैं, और ना सिलेक्शन होने वाले स्टूडेंट्स भी दोनों तरफ से निकलते हैं। तो घंटों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैटर करता है गुणवत्ता। आप कितने घंटे पढ़ते हैं वो बाद में देखा जाएगा, आप जितने भी घंटे पढ़ें वो क्वालिटी से पढ़ें। क्वालिटी स्टडी। अब शुरुआत में मैंने 3 या 4 घंटे पढ़ता था, फिर जब मैंने अपनी जॉब छोड़ दी उसके बाद मैंने 8 घंटे भी पढ़ा, और एग्ज़ाम से पहले 12-12 घंटे भी पढ़ा। बट मेरा फोकस हमेशा क्वालिटी पे रहता था, क्वांटिटी पे नहीं, कि गुणवत्ता होनी चाहिए। तो अगर गुणवत्ता है तो 3 से 4 घंटे भी काफ़ी हैं, और अगर गुणवत्ता नहीं है तो 12 घंटे भी कम है। ये अब अपने हिसाब से हर कोई डिसाइड कर सकता है कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है। उमेश जी, ये बताइएगा जैसे मैथ्स है, स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर है आपका, और रीजनिंग है, इन सबको आपने कैसे टैकल किया? सर, मैथ्स में हमारे पास इस एग्ज़ाम की एक खासियत ये है कि इसमें हमारे पास पता है कि हमारे क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। एक सिलेबस हमारे पास डिफाइंड है। तो चाहे मैथ्स हो, चाहे जीके हो, चाहे करंट अफेयर हो, सबसे पहले तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चंस किस डोमेन से आएंगे,
उनका सिलेबस क्या है। तो जैसे मैथ्स के क्वेश्चन हमें पता ही है, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, तो इन सब के ऊपर सबसे पहले आपको इनका कंसेप्ट पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप एक बार में कंसेप्ट पढ़ लेंगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स में प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी होती है बहुत ज़्यादा, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको क्वेश्चन देखने के बाद सिर्फ सही क्वेश्चन पे नहीं पहुंचना, सही आंसर पे नहीं पहुंचना, आपको ये तक पे प्रैक्टिस करनी है कि सही आंसर पे मैं कितनी जल्दी पहुंच सकता हूँ। कितनी जल्दी पहुंच सकता हूँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन के ऊपर आप 2 मिनट में 3 मिनट में अगर सही जवाब पे पहुंचे तो फैक्टर मैटर नहीं करता, आपको उसको सही जवाब पे बहुत जल्दी पहुंचना है। आपको मैंने दिखाया अपना जो हमारा ऐप है उस पर मैंने आपको दिखाया कि मैथ्स की कितनी प्रैक्टिस। मैं तो उमेश कह रहे हैं कि सर इतनी प्रैक्टिस हमारे ज़माने में होती तो मैं फर्स्ट रैंकर बन जाता। सर मुझे मिलता नहीं था ऐसा कोई प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ, तो मेरे पास वही पुराने जो हमारे क्वेश्चंस होते थे PYQ, मैं उन्हीं के ऊपर सोचता रहता था। बट फिर जब प्रैक्टिस हो जाती है ना, यही चीज़ सिर्फ मैथ्स में ही नहीं सर, मैंने देखा प्लेटफॉर्म पे बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी अवेलेबल है। तो अब जैसा आपने सर पहले क्वेश्चन पूछा था कि फ़ोन का कैसे इस्तेमाल करो, तो आज की डेट में अगर आपके पास ऐप है और उसके पास उसके ऊपर ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप खाली बैठे बैठे भी उस फ़ोन में उन्हीं ऐप्स को ओपन करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो उससे क्या होता है, वो प्रैक्टिस भी होती है, और जो मैंने कहा रिवीजन वाला फैक्टर, वो रिवीजन भी आपकी वो होती भी जाती कवर हो है। जाता है। तो जैसा आपने कहा ना सर कि फ़ोन का इस्तेमाल, तो फ़ोन का इस्तेमाल हमें प्रोडक्टिवली ऐसे यूज़ करेंगे ना, तो डेफिनेटली सिलेक्शन तो ज़रूर होगा सर। नहीं बिल्कुल। अच्छा, जैसे हम लोग तैयारी करते थे तो कभी कभी लगता था कि पता नहीं कब तक ये तैयारी करनी पड़ेगी, है ना? तो आपके मन में नहीं आया कि तैयारी छोड़ दें कभी, सर तैयारी जब छोड़ आप दें। 2016 में अनसक्सेस रहे उसके बाद? सर मैंने सोचा कि जब छोड़ना ही है तो तैयारी क्यों छोड़ें। वो चीज़ें छोड़ते हैं ना जो तैयारी करने से रोक रही हैं। जैसे सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो मैंने फेसबुक यूज़ करना बंद कर दिया, इंस्टाग्राम पे तो कभी मैं था ही नहीं, व्हाट्सएप भी मैंने अपना अनइंस्टॉल कर दिया। तो मुझे उससे नुकसान नहीं हुआ, मुझे उससे फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो सच्चे मित्र होते हैं ना वो समझते हैं। और वो लोग अगर आज आप उससे इनसे 1 साल बात नहीं करेंगे ना, तो सच्चे मित्र 1 साल बाद भी आपसे वापस बात करने के लिए तैयार रहेंगे। सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन छोड़ा मैंने वो छोड़ा, मैंने तैयारी नहीं छोड़ी। मैंने उसी तरह मैंने उन लोगों को छोड़ा जो मुझे मेरे सक्सेस से दूर लेके जाते थे। जैसे हमारे कुछ कभी मित्र होते हैं जो कहते हैं कि चल यार कितना पढ़ लिया, चल घूम के आते हैं, तो वो मुझे मेरे सक्सेस से दूर लेके जाते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट को कुछ छोड़ना है तो ऐसे साथियों का साथ कुछ दिनों के लिए तो ज़रूर छोड़ देना चाहिए। उसी तरह मैंने हैबिट्स जो बेकार थी, जो कि मुझे एम से दूर लेके जाती थी, मैंने वो छोड़ी। जैसे कि शुरुआत में मैं भी रिवीजन नहीं करता था सर, इतनी पढ़ लिया काफ़ी हो गया, बट मैंने वो हैबिट छोड़ी, मैंने रिवीजन और प्रैक्टिस करने की हैबिट ज़्यादा डाली फिर। मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही होते हैं जो रिवीजन नहीं करते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो घंटे काउंट करते हैं। तो उनके लिए एक सजेशन भी है और एक चेतावनी भी है कि सुधर जाएं, क्योंकि सिलेक्शन तभी होगा जब आप रिवीजन करेंगे। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा पे लगे रहते हैं, मैक्सिमम समय इनमें ही बर्बाद कर देते हैं। तो उन लोगों के लिए भी एक चेतावनी है ओमेस के माध्यम से कि सुधर जाएं, क्योंकि सिलेक्शन से दूर चले जाएंगे अगर इनमें लगे रहेंगे तो। जी बिल्कुल, तैयारी मत छोड़ो, इन सब चीज़ों को हमें छोड़ना चाहिए। अच्छा, आपके परिवार और दोस्तों की क्या भूमिका रही है आपके सिलेक्शन में? सब परिवार की तो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही, क्योंकि उन्होंने मुझे वो आत्मविश्वास दिया कि कोई नहीं, एक बार असफलता मिली है, कोई नहीं, दोबारा मेहनत करो। उन्होंने मुझे मोटिवेशन देते रहते थे, ठीक है तू मेहनत कर रहा है, हम देख रहे हैं तू मेहनत कर रहा है, कोई नहीं, तो आगे कर लेगा, एक आधा टेस्ट में अगर मार्क्स कम आए हैं कोई इशू नहीं है, दोबारा टेस्ट देगा, इम्प्रूव कर लेगा। तो उन्होंने मुझे कभी प्रेशर में नहीं डाला। उन्होंने मुझे हमें कि ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि या तेरा कब सिलेक्शन होगा, काफ़ी टाइम हो गया, खाली बैठा है, ऐसा नहीं। उन्होंने मुझे हमेशा कहा कोई नहीं, वेट करते हैं, और उन्होंने हो मोटिवेट सकता है किया। उमेश, आपके बड़े भाई की शादी हुई है भी नहीं हुई है? सर अभी उनकी होने वाली है। होने वाली। हो सकता है इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि इनके बड़े भाई की शादी नहीं हुई है, भाभी अभी घर पे नहीं आई हैं, क्योंकि जो गांव के बच्चे हैं उनको ये बातें सबसे ज़्यादा भाभी बोलती हैं। अगर सहमत हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसा जब- होता है, बच्चे कहते हैं मुझसे जी जी, कि सर भाभी बार बार बोलती है कि कब आपका सिलेक्शन होगा। तो आज अगर वो भाभी कहती है कि कब सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन होने के बाद वो भाभी जी ही बाहर जाके सबको कहेंगे कि देखो हाँ, मेरा देखो देवर का मेरे- सिलेक्शन हो गया। हाँ, ये तो है, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
जी सर। अच्छा, क्या कुछ मोटिवेशनल संदेश रहेगा बच्चों के लिए? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो जुड़े हुए हैं ना, वो गांव के बैकग्राउंड के हैं और दूर दराज के क्षेत्रों के हैं, जिनका सपना है कि अधिकारी बने। क्योंकि गांव के बच्चों का बहुत छोटे छोटे टारगेट होते हैं, जैसे एसएससी जीडी, कांस्टेबल, इंस्पेक्टर बनना बहुत बड़ी बात मानी जाती है गांव में। गांव में कोई एक इंस्पेक्टर बन जाता है तो उसको हमारे यहाँ तो एसपी बोलते हैं, इवन सिपाही को भी एसपी बोल देते हैं कभी कभी। तो आप उनके लिए कुछ मोटिवेशनल बताएं कि कैसे वो बच्चा सोच सकता है कि मैं भी एक इंस्पेक्टर बन सकता हूँ। सर मेरा सबसे पहला तो ये कहना है कि आज की डेट में उन बच्चों के पास एक बहुत अच्छा माध्यम है इंटरनेट, इंटरनेट। जो हमारे टाइम में इतना ज़्यादा वास्ट नहीं था फिर भी, कि इंटरनेट पे हमारे पास इतनी क्लासेस नहीं थी उतनी जितनी आज की डेट में अवेलेबल है, और वो भी इतने कम कॉस्ट पे। तो सबसे पहला तो उनके पास ये एडवांटेज है, उस एडवांटेज की महत्वता को आप समझें, तो इसको यूटिलाइज़ करने के लिए पूरे कार्यबद्ध हो जाएं कि यार मुझे इस फैक्टर का यूटिलाइजेशन तो करना है, इसको यूज़ करना है। सेकेंडली, उनके पास एक दूसरी प्रॉब्लम ये आ सकती है कि पहली बार में सफलता ना मिले, कई बार होता है दूसरी बार में भी ना मिले। तो मेरा ये कहना है कि ना, इसके मामले में मैंने एक किताब में कहीं पढ़ा था कि उसमें एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, उसमें एक एग्जांपल दिया है स्टोन कटर का, जो पत्थर तोड़ते हैं। तो एक एग्जांपल था कि एक पत्थर पे 100 बार हथौड़े मारे गए बट वो पत्थर नहीं टूटा। फिर 101वीं बार जब उस पे हथौड़ा मारा गया तो वो टूट गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 101वीं बार वाले उस हिट ने ही, उस चोट ने ही पत्थर तोड़ा, नहीं, पत्थर टूटा है जो पिछली बार 100 बार हथौड़े मारे गए हैं उनकी वजह से भी। तो हो सकता है कि अगर वो एक बार में सफलता नहीं मिलती है तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो मेहनत करी है वो असफल हो गई या वो वेस्ट हो गई। वो मेहनत बाद में, जब बाद में वो दोबारा कभी एग्ज़ाम देने बैठेंगे तब वो पुरानी नॉलेज, पुरानी एफर्ट्स, पुरानी प्रैक्टिस, पुरानी रिवीजन, वो भी ज़रूर उनके काम आएगी। हाँ, मैंने देखा है कि जो 2-2 साल पहले पढ़ा है, जब एग्ज़ाम में बैठते हैं जी। आप और आपने तैयारी अच्छी की है, तो जी। वो सब याद आ जाता है। जब मैंने 2018 का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें बहुत फैक्टर इसी का था, क्योंकि मैंने 2017 के टाइम पे जो पढ़ाई करी थी उसी ने मेरे को 2018 में भी मेरे मार्क्स अच्छे लेकर आए थे। तो आप मेहनत करते रहें, लगातार जी। पढ़ते रहें। अच्छा उमेश जी, ये बताइएगा कि एक जब तैयारी करते हैं ना, तो कभी-कभी एक अजीब सा डर होता है मन के अंदर, तो क्या आपके मन में भी अजीब सा डर आया? डर किसका होता है सफलता ना मिलने का? मेरे माइंड में और मेरे मन में भी कई बार ये सवाल आता था कि यार अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो मैं ये सोचता था कि यार अपनी तरफ से तो मुझे पूरी मेहनत करनी है, नहीं मिला, अगर नहीं रिज़ल्ट आया वो बात की बात है, बट मेरे मन में ना वो काश वाली फीलिंग ना रह जाए कि काश मैं थोड़ी और मेहनत कर सकता या काश मैं ये कर लेता। जो मेरे कंट्रोल में है, जो चीज़ें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, वो है मेरी मेहनत। हमारे पास, हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो बहुत बड़े कॉलेज में जाए या बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में बहुत लाखों की फ़ीस दे, बट उनके पास एक ही चीज़ होती है करने के लिए, वो होती है मेहनत। मेहनत। तो अगर मुझे जैसा बताया कि खान सर भी यही गाइडेंस देते हैं कि मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार हूँ बट मेहनत तुम्हें करनी है। मेहनत करनी है आपको। तो मेहनत अगर वो कर लेंगे तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि उनके मन में कोई और डर रहेगा। और मेहनत कराने के लिए हम लोग तैयार हैं, आप हम लोग तैयार हैं। अच्छा, जब मैं आ रहे थे, अभी बात हो रही थी, तो उमेश कह रहे थे कि सर खान सर की शादी में जा नहीं पाए। तो खान सर की शादी में नहीं जा पाए, लेकिन उनसे मिलने की तमन्ना है सर की, कि उमेश, इनकी तमन्ना है कि खान सर से मुलाकात हो। तो अगर आपको अगले वीक में हम खान सर की धर्म पत्नी से मिला दें तो आप कैसा महसूस करेंगे? और ये बताइएगा, सबसे पहली बात जो बच्चे भी पूछना चाह रहे हैं, है ना, क्योंकि आप गुरुजी से मिलेंगे, तो ये बताइए गुरुजी के लिए क्या ले जाने का विचार कर रहे हैं आप? सर, खान सर से मिलने का मेरा हमेशा से सपना रहा है, और अगर खान सर के साथ मैडम भी मिल जाएंगी तो मेरे पास आशीर्वाद लेने के लिए 4 हाथ होंगे। मैं 4 हाथों से मुझे आशीर्वाद मिलेगा, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा उनसे, उनके पैर छू के उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे भी मेरे टाइम पे थोड़ा बहुत गाइड करा, जो कि मेरे लिए काफ़ी मूल्यवान साबित हुआ। और आज की डेट में वो सभी बच्चों के लिए जो इतना एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, उसके लिए मैं सभी स्टूडेंट्स की तरफ से अगर उनको थैंक्स कह पाया तो मेरी तरफ से बहुत बड़ी बात होगी। बहुत अच्छा इससे बड़ा मैं गिफ्ट सर को और कुछ नहीं दे सकता हूँ, सिर्फ एक बहुत अच्छा, थैंक्स ही कह सकता हूँ। अच्छा, अब जो हमारा प्लेटफॉर्म है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़, जी। इसके माध्यम से आप
लास्ट में बच्चों को क्या बोलना चाहते हैं? सर, आज की डेट में मेरे डिपार्टमेंट में कई इंस्पेक्टर्स नए रिक्रूट होकर आते हैं, तो उनसे डिस्कशन होता है तो वो मुझे बताते हैं कि हम लोगों ने कैसे पढ़ाई करी। तो बहुत इंस्पेक्टर्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हम लोगों ने केजीएस से अपना फाउंडेशन बनाया था। तो मैंने तो केजीएस में ऐसे स्टूडेंट्स को इतना अच्छे स्टूडेंट्स को मैंने सिलेक्ट होकर हमारे डिपार्टमेंट में आते देखा है। तो मुझे लगता है कि अगर बाकी स्टूडेंट्स भी इस प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर उनका भी सिलेक्शन का ये रास्ता, उनकी सिलेक्शन की ओपन हो जर्नी जाएगा। बहुत आसान हो जाएगी। तो प्यारे बच्चे देख रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट में हमारे स्टूडेंट जा रहे हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो जीएसटी हो या वो सीबीआई हो। तो आप लोग भी अपनी तैयारी को बना कर रखें, लगातार मेहनत करते रहें और मोटिवेशन लेते रहें। जिनकी जर्नी आप देख रहे हैं, उमेश जी की जर्नी काफ़ी स्ट्रगल भरी रही। कैसे कैसे उन्होंने अपने टारगेट को चेंज भी किया। एक प्राइवेट जॉब कर रहे थे, उसमें अच्छा पैसा ले रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने सरकारी जॉब की तरफ आए। और मुझे लगता है सरकारी जॉब, जो गवर्नमेंट जॉब जिसमें अभी ये हैं, उसमें काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे होंगे। क्योंकि एक जो गाड़ी मिलती है ना आपको, सरकारी गाड़ी जो मिलती है, उसमें घूमने का आनंद ही कुछ और होता है। और कुछ समय के बाद उमेश जी की गाड़ी के ऊपर भी एक बत्ती लग जाएगी। आप जानते हैं हमारा टारगेट रहता है कि कब हम नीली बत्ती लाल बत्ती की गाड़ी में जाएं। ये हो जाएंगे सुपरिटेंडेंट और एक अशोक चक्र लग जाएगा इनके कंधों पर। और उसके लिए हम इनको अभी से कांग्रेट्स करते हैं। और इसी के साथ लास्ट शब्द बोलेंगे उमेश जी, और उसके बाद हम आपको बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ अपने पॉडकास्ट को यहाँ समाप्त करते हैं। सर, मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि अपने आप पर भरोसा रखें और प्रैक्टिस करते रहें। आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी। सक्सेस डिले हो सकती है, डिनाई नहीं हो सकती। बस बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं किसी दिन मेरे डिपार्टमेंट में ही। तो आप तैयार हो जाइएगा इनके डिपार्टमेंट में जाने के लिए। और ये हर तरीके से, जैसे ही आप बताएंगे कि केजीएस के स्टूडेंट हैं आप, हर तरीके से आपकी मदद की जाएगी। और जीएसटी में कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तब भी इनसे मिल सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।